Hello friends, welcome to my channel. Friend, on this channel we discuss the contents of law which are not only beneficial for you in your judicial service preparation but also beneficial for you in your studies of LLB, LLM and other people who are aspiring for legal services, and it is also beneficial in your daily life. So friends, if you have seen my previous videos, we have discussed the previous year papers of judicial services, ADA and some other local acts. So in today's video we are going to discuss the पंजाब कोर्ट्स एक्ट फॉर हरियाणा. अभी देखिए हरियाणा का एग्जाम जो है आने वाला है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि नेक्स्ट मंथ जो है सेकंड वीक में आपका एग्जाम होना है. सो फ्रेंड, इट इज नॉट ओनली important from the perspective of the exam but also important if you are practicing as a lawyer in a court, then also it is very beneficial for you and very important to understand the पंजाब कोर्ट्स एक्ट हरियाणा अमेंडमेंट. सो फ्रेंड, डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. देखिए, पंजाब कोर्ट्स एक्ट जो आया था वो आया था 1918 में, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पर ये बनाया गया था. और जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ, फिर पंजाब का डिवीज़न हुआ, उसके बाद फिर स्टेट्स ने जो है अमेंडमेंट कर ली. तो हरियाणा में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो ये कोर्ट्स एक्ट है कैसे कैसे लागू होगा हरियाणा पर, तो उसके बारे में अब यहाँ पर बताया गया है. सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं पंजाब कोर्ट्स एक्ट हरियाणा अमेंडमेंट. देखिए, ये कुछ इस तरीके से है. हरियाणा कोर्ट्स एक्ट जो है आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, एंड इट इज़ अप टू द अमेंडमेंट ऑफ 2019 में जो अमेंडमेंट हुई थी ये वहाँ तक ये अमेंडेड है, और ये PRS इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप जो है वहाँ से ले सकते हैं. देखिए, मैंने यहाँ से लिया है ये पंजाब कोर्ट्स एक्ट 6 ऑफ 1918. तो आपको इसके लिए कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं. देखिए, कोई भी बेयर जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जानना चाहिए कि क्यों बनाया गया था. देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टू एक्ट द वैलिडेट ऑल थिंग्स डन अंडर पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1914, जो कि रिपील कर दिया गया था, एंड to enact law relating to courts in Haryana, which is free from defect described in preamble. जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रहता है, जो हम स्टार्ट करते हैं कोई भी तो हमें पढ़ना होता है कि उसको एसेंट कब मिली थी और ये इन्फोर्स कब हुआ था. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब ने एसेंट दी थी 30 मई 1918, मतलब 30/5/1918 में दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने. ठीक है, और इसके बाद कब दी है, 12/6/1918 को दी है गवर्नर जनरल ने एसेंट दी है, और पब्लिश किया गया है फिर वो 12 जुलाई को, मतलब एक महीने बाद वो जो है पब्लिश कर दिया गया. ये डेट जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 30 और 12/6, तो ये दोनों डेट्स जो है याद करनी है, पेपर में आ सकती हैं ये वाली. पंजाब कोर्ट्स एक्ट जो 1918 का जो स्टार्ट हुआ था, कमेंस कब से हुआ, तो कमेंस कब से माना जाएगा ये, तो एसेंट की डेट्स जो है ये याद रखनी है. ठीक है, उसके बाद फिर देखिए पंजाब कोर्ट्स एक्ट के ना 2 पार्ट्स है. 2 पार्ट कौन कौन से, देखिए जो पार्ट 1 में क्या कहता है कि जो ये पंजाब कोर्ट्स एक्ट है एक्सटेंड टू हरियाणा इन दिस एक्ट 14 वाला मीन्स वर पब्लिश इन 14, तो 14 वाला तो रिपील कर दिया गया था. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है सेक्शन 3 के 1 के ए में, क्या द प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 2 ऑफ दिस एक्ट आर हियर बाय इनेक्टेड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव हैड इफेक्ट ऑन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 1914, मतलब 1/8/1914 से ये इफेक्ट में माना जाएगा कि भाई इस दिन से इफेक्ट में आया था. ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन दी प्रिंसिपल टेरिटरीज एंड ऑन 14 नवंबर 1957 इन ट्रांसफर्ड टेरिटरीज. और इसमें देखिए जो पंजाब कोर्ट्स एक्ट था 1914, जैसे कि मैंने बताया इसमें 2 पार्ट्स हैं. देखिए जो पार्ट 1 है इसमें भी 3 सेक्शंस हैं, ये उसके बारे में लिखा गया है. ऑल थिंग्स डन इन पंजाब कोर्ट बाय अमेंडमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इन एवरी वे वैलिड एज इन पंजाब कोर्ट्स एक्ट अमेंडेड बाय इतना फुल फोर्स इन इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अगस्त ऑफ 1940. तो ये सब लिखा गया है इसमें. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. What is important for us is the part 2. What is important for us is part 2. देखिए पार्ट 2 में भी यहाँ से सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है ये. ठीक है ना, तो 1 तो देयर इज रिपील्ड, फिर 2 है इनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल आर हियर बाय रिपील्ड. ठीक है, अब आ गया सेक्शन 3 इन दिस पार्ट अनलेस देयर इज समथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ कंटेक्स्ट. अब देखिए यहाँ पूछा स्मॉल कॉज क्या होता है, मीन्स अ सूट ऑफ नेचर cognizable by a court of small causes under the Provincial Small Cause Courts Act 1887. तो ये हो गया स्मॉल कॉज. What is land suit means suit relating to land as defined section 4(1) पंजाब टेनेंसी एक्ट. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा जो लैंड की डेफिनेशन कहाँ पर है, तो वहाँ एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको सेक्शन 4 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट. आप सोच रहे होंगे जी पंजाब टेनेंसी एक्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया होगा, इट कैन बी ए क्वेश्चन. ठीक है ना. फिर अनक्लास सूट कौन से, जो कि
नीदर अ स्मॉल कोज नोर अ लैंड सूट, तो क्या हो गया अनक्लास सूट। वैल्यू क्या है, यूज्ड विद ए रेफरेंस टू अ सूट मींस द अमाउंट और वैल्यू का सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। ठीक है, अब देखिए 4 डेफिनेशन है सिर्फ, और इन 4 डेफिनेशन को भी पूछ सकते हैं भी कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन है। तो सेक्शन है 3 और डेफिनेशन है देखिए SLUV, एस लव। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, एस लव 1 2 3 4, तो आपको याद रह जाएगा। स्लव भी बोल सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं आगे, तो चैप्टर 2 था जो डिलीट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है। अब स्टार्ट होता है चैप्टर 3। यहाँ पे लिखा हुआ क्लासेस ऑफ कोड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्लासेस ऑफ कोड्स कौन सेक्शन में है, तो वो है सेक्शन 18 में। ऑलराइट, क्या लिखा, बिसाइड द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, the court established under the any enactment for time being in for there shall be following classes of civil courts। देखिए सिविल कोर्ट्स के बारे में लिखा गया है ये। देखिए ये है 2019 की अमेंडमेंट जो कि आई थी 14 मार्च 2019 को। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो कैडर था ना यहाँ पर, आप देखिए वर्ड साइंस सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन, तो इसमें कैडर डिलीट कर दिया गया। ओके, और सेक्शन 18 में क्या कर दिया गया, देयर शैल बी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोर्ट नेमली डीजे एडीजे सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो है तीनों ये डिलीट हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या है, डीजे एडीजे सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन। तो देयर आर 4 क्लासेस ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, अब आता है सेक्शन 90। स्टेट गवर्नमेंट शेल डिवाइड टेरिटरीज इनटू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिविल डिस्ट्रिक्ट्स। कौन डिवाइड करेगा टेरिटरीज को, स्टेट गवर्नमेंट। मे ऑल्टर द लिमिट नंबर ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। कौन सी होंगी, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज थिंक नेसेसरी टू डिस्ट्रिक्ट जजेस। The High Court shall post one such person to each district as district judge। अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे लिख लीजिए अपॉइंट बाय SG बट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट पोस्ट करेगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोस्ट कौन करता है, पोस्टिंग कौन देगा, तो हाई कोर्ट देगा। अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। देयर इज अ डिफरेंस पोस्ट में और अपॉइंट में। और लिखा हुआ है बट द सेम पर्सन मे इफ द हाई कोर्ट थिंक्स फिट अपॉइंटेड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट। अगर हाई कोर्ट लगता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है तो वो भी कर सकते हैं हाई कोर्ट। ऑलराइट, अब फिर से वही एडीजे सेम है, सेम प्रोसीजर 21 वाला। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद आल्सो अपॉइंट मेनी पर्सन जजेस हाई कोर्ट में पोस्ट। और देखिए लिखा हुआ एडीजे शैल हैव जुरिडिक्शन टू डील विद डिस्पोज ऑफ सच केसेस ओनली एज हाई कोर्ट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर मे डायरेक्ट देम टू डील विद और डिस्पोज ऑफ एज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मे मेक ओवर टू देम। और लिखा ना, और एज कौन से केस देखेंगे एडीजे, जो कि हाई कोर्ट बताएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज उनको देगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट के अंडर कौन हुआ, डीजे, और डीजे के अंडर कौन हुआ, एडीजे एडिशनल। अब जो अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्ट जजेस की एज एडीजे, जो कि डायरेक्टली जो 7 ईयर एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं, जो 7 ईयर एक्सपीरियंस इन एडवोकेसी होते हैं, जो जज लगते हैं हायर जुडिशरी, तो उसमें होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। उसमें एडिशनल नहीं लगते डायरेक्टली, उसमें लगते हैं असिस्टेंट। अब देखिए लिखा है प्रोवाइडेड दैट केसेस पेंडिंग विद एडीजे इमीडिएटली बिफोर 28 जून 1963 शैल बी डीम्ड टू बी केसेस सो डायरेक्टेड to be dealt with or disposed of by High Court or so made over by them to district judge as the case may be। Not so important। फिर है subsection 3 while dealing and disposing of the cases referred to subsection 2 ADJ shall be deemed to be court of district judge। ठीक है ना, तो ADJ is on equal footing of DJ। कोर्ट को ऐसे माना जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज की ही कोर्ट है। ठीक है, फिर आता 21A कब आया है, ये आया है 1971 में। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज में असाइन टू एन एडीजे एनी ऑफ फंक्शन ऑफ डीजे इंक्लूडिंग फंक्शन रिसीविंग रजिस्टरिंग केसेस अपील्स व्हिच बट फॉर असाइनमेंट ऑफ फंक्शन वुड बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट ऑफ डीजे एंड इन डिस्चार्ज ऑफ दोज फंक्शन एडीजे शैल नॉट एक्सरसाइज द सेम पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब एडीजे को डीजे की पावर भी दे सकते हैं, हाई कोर्ट दे सकता है। तो कौन दे सकता है, हाई कोर्ट। देखिए यहाँ लिखा हो ना, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, 1 and 2 बोथ। ऑलराइट, अब देखिए सेक्शन 22। देखिए सेक्शन 22 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फिक्स द नंबर ऑफ सिविल जजेस। सीनियर डिवीजन के कौन फिक्स करेगा, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी नंबर ऑफ जजेस। ठीक है, सिविल जजेस
सीनियर डिवीज़न एंड जूनियर डिवीज़न टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, जो भी अपॉइंट करना है स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स करना है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। उसके बाद क्या होगा, हाई कोर्ट में कन्फर ऑन जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर ऑफ सिविल जजेस सीनियर डिवीज़न जूनियर डिवीज़न टू बी एक्सरसाइज बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन सच लोकल एरिया ऑफ द हाई कोर्ट में डिफाइन। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नंबर कौन फिक्स करता है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो उसका आ जाएगा SG प्लस हाई कोर्ट। ठीक है, कितने भी होंगे वो। फिर क्वेश्चन आता है 24 से, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट किसको बोलते हैं। देखिए जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज होगा ना, शैल बी डीम टू बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट कौन से सेक्शन में है, 24 में है, और कौन सी कोर्ट होती है जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होगी वही होगी ये। ठीक है, उसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। ऑलराइट, देखिए 25 का कह रहा है एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुडिक्शन इन ओरिजिनल सिविल सूट विदाउट लिमिट एज रिगार्ड दी वैल्यू। तो कितनी भी वैल्यू का जो है सूट जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास जुडिक्शन है इन ओरिजिनल सिविल सूट विदाउट एनी लिमिटेशन टू वैल्यू, मतलब पेक्यूनियरी लिमिटेशन जो है वहाँ पर नहीं है डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए। अब लेकिन 26 कहता है देखिए जुडिक्शन टू बी एक्सरसाइज इन ओरिजिनल सिविल सूट एज रिगार्ड दी वैल्यू, मतलब तो ये क्या हो गया, पेक्यूनियरी जुडिक्शन किसको देंगे, CJ सीनियर डिवीज़न जूनियर डिवीज़न को। एंड क्या लिखा हुआ है, शैल बी डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट। तो कौन डिटरमाइन करेगा, हाई कोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो हाई कोर्ट करता है ये। कौन बताएगा भाई कितनी वैल्यू के सूट कौन सी जज के पास जाएंगे, तो हाई कोर्ट बताएगा। ठीक है, फिर देखिए लोकल लिमिट मतलब टेरिटोरियल जुडिक्शन आ गया सेक्शन 27 में। तो 26 में क्या है, पेक्यूनियरी जुडिक्शन, 27 में है लोकल जुडिक्शन या फिर टेरिटोरियल जुडिक्शन। ठीक है, कौन डिफाइन करेगा, फिर से वही हाई कोर्ट। अब लिखा हुआ व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन टू अ डिस्ट्रिक्ट टू लोकल लिमिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट शैल बी डीम टू बी दी लोकल लिमिट ऑफ हिज जुडिक्शन। मतलब जहाँ भी हाई कोर्ट ने किसी को अपॉइंट कर दिया वो कोर्ट उसके लिए क्या रहेगी, वो उसका लोकल जुडिक्शन बन जाएगा। अब क्या लिखा हुआ, स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट एनी पर्सन टू बी ऑनररी सिविल जज SD and JD and the High Court may confer on such judge all or any powers of conferable under civil judge senior division and junior division with respect to particular classes of suit or with respect to suits generally in local area। मतलब क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑनररी सिविल जज भी अपॉइंट कर सकती है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब क्या है, हाई कोर्ट में डायरेक्ट any uneven number of person invested with the power of same description and sizable within the same local area to sit together as a bench। ठीक है, those powers shall while the discretion remain in force be exercised by the bench so constituted and not otherwise। वो पावर्स कब तक रहेंगी, जब तक वो बेंच रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेंगी। ठीक है, डिसीजन मेजोरिटी मेंबर ऑफ द बेंच constituted under this shall be deemed to be decision of the bench। person on whom powers are conferred under this section the benches constituted under this section shall be deemed क्या होगा, to be civil judge SD civil judge JD। अब 29 high court may by notification confer within local limits as think fit any civil judge SD or JD the jurisdiction of the judge of a small cause court। तो small cause court किसको दे देंगे, SD या फिर JD को, civil judge under the provincial small cause court act for trial of suits cognizable by court up to such value not exceeding 2000 rupees। 2000 रुपये तक के जो है केसेस जो है हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकता है, किसी भी CJ SD या JD पर पावर कन्फर कर सकता है। अब है 30 हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी सिविल जज SD JD to take cognizance of or any district judge to transfer to civil judge SD or JD any of the proceedings next hereinafter mentioned in any class of those proceedings specified in the order। कौन सी proceedings, सक्सेशन एक्ट की, प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन की, विच कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता इंडियन सक्सेशन एक्ट में या फिर प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में, तो वो प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं, वो विल वाली। ठीक है, मैक्सिमम केसेस के विल के रहते हैं और पार्टीशन के रहते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में। ठीक है,
तो वो सब प्रोसीडिंग के लिए पावर कन्फर कर सकता है। कौन करेगा? हाई कोर्ट। देखिए लिखा है ना यहाँ पर हाई कोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है 30 से। फिर क्या लिखा हुआ? डिस्ट्रिक्ट जज मे विड्रॉ एनी सच प्रोसीडिंग्स, विड्रॉ भी कर सकते हैं। लिखा प्रोसीडिंग्स टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय और ट्रांसफर टू अ सिविल जज SD और JD एज द केस में बी, दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय हिम। यहाँ पे लिखा लीजिए ऐसे ब्रैकेट, इसका उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है, वो उसको तो वही डिस्पोज ऑफ करेंगे। और लिखा 31 हाई कोर्ट मे फिक्स प्लेस और प्लेसेस एट विच एनी कोर्ट टू बी हेल्ड, कहाँ पर हेल्ड होगी वो भी। प्लेसेस सो फिक्स मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, लोकल लिमिट से बाहर भी हो सकती है। कौन करेगा? हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ नंबर बताएगी और एज अ क्या बोलते हैं इसको, ऑनरेरी सिविल जज जो है अपॉइंट कर सकती है। बाकी सब कौन करता है इसमें? हाई कोर्ट। कोर्ट अंडर पार्ट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। 32 डिलीट। अब है 33 सब्जेक्ट टू जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट्स, DJ shall have control over all civil courts। तो पहला कौन होगा? हाई कोर्ट। उसके बाद किसके पास कंट्रोल है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। उसके बाद जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उनका किसके पास सुपरिटेंडेंस रहेगी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब लिखा 34 में एवरी सिविल जज में बाय रिटन ऑर्डर डायरेक्ट एनी सिविल बिजनेस कॉग्निजेबल बाय हिज कोर्ट एंड द कोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच कोर्ट इन सच मैनर एज ही थिंक फिट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो केसेस डिवाइड कर सकता है। लिखा प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज पावर और डील विद एनी बिजनेस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दिस जुरिडिक्शन। तो जो पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके जुडिक्शन से बाहर नहीं होनी चाहिए। 36 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइन इन एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 month सैलरी एनी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फॉर मिसकंडक्ट और नेग्लेक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर देखिए पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, अगर मिसकंडक्ट किया, नेग्लेक्ट कर रहे हैं ड्यूटी को, तो 36 में दिया हुआ है कितना? 1 month सैलरी। 1 month सैलरी क्यों? बिकॉज दे आर अंडर दी गवर्नमेंट ऑफिस, इसलिए। ठीक है, अब क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑन अपील रिवर्स और मॉडिफाई एनी ऑर्डर अंडर इट्स कंट्रोल एंड मे ऑन इट्स ओन मोशन फाइन अप टू द अमाउंट 1 month सैलरी इन मिनिस्ट्रियल ऑफिस ऑफ एनी कोर्ट अंडर हिज कंट्रोल। तो मान लीजिए कि सिविल जज SD ने जो है ऑर्डर किया भाई 1 month सैलरी इसकी अटैच करो, फाइन लगा दो। ठीक है, तो अपील किसके पास जाएगी? ऑब्वियसली DJ के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। अब लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट डेलीगेट टू एनी CJ SD और JD in the district the power conferred on a district court by 33-34 to be exercised by SD और JD in specified portion of the district। ठीक है, किसी और को भी दे सकते हैं। मान लीजिए अब इसमें 2 सिविल जज SD हैं, मान लीजिए ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है, तो बोला भाई आप इस पार्ट पे ले लो और आप जो है इस पार्ट पे ले लो, कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि अपीलेट और रिविजनल जुरिडिक्शन कौन से चैप्टर में देते हैं? तो चैप्टर है 4, क्वेश्चन आ गया यहाँ से। 38 क्या कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एन अपील फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन शैल लाई टू हाई कोर्ट। अब ऑब्वियसली जो ADJ कौन होता है? एडिशनल एंड DJ। अपील किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास। अब कौन सी अपील नहीं जाएगी? लेकिन अपील शैल नॉट लाई टू हाई कोर्ट फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ ADJ इन एनी केस इन विच इफ द डिक्री और ऑर्डर हैड बीन मेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज एन अपील वुड नॉट लाई टू दैट कोर्ट। कि अगर DJ ने ऐसा कुछ किया होता कि उसकी कोई अपील नहीं होती तो वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगी अपील। ठीक है, 39 कहता है कि अपील फ्रॉम SD और JD किसके पास जाएगी? इन दोनों की अपील जो है किसके पास जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट, ओरिजिनल सूट उनके पास कितने का डजंट मैटर, उनकी अपील जाती है फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास। सब्जेक्ट टू प्रोविजन एंड अपील टू कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी हर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज और बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो अपीलेट कोर्ट कौन से हो गए? DJ और ADJ। किसके लिए हो गए वो? CJ के लिए, सिविल जजेस के लिए। ऑलराइट, अब लिखा हुआ है एन ADJ शैल हियर ओनली सच अपील्स एज हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट DJ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेक ओवर टू हिम। मतलब सबसे पहले अपील जाएगी DJ के पास, DJ किसको देगा? ADJ को। ओके, फिर ऑल अपील डिग्री और ऑर्डर ऑफ सिविल जज AD पेंडिंग इन हाई कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सूट शैल स्टैंड ट्रांसफर टू DJ। तो उस दिन अगर कोई ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर कोई अपील्स हैं जो हाई कोर्ट के पास पेंडिंग थी
तो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके पास, डीजे के पास। अब आगे हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट अपील्स लाइंग टू डिस्ट्रिक्ट जज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ डिक्रीज पास इन एनी ओरिजिनल सूट बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन शैल बी प्रेफर्ड टू सच CJ SD और JD and appeal shall there upon be preferred accordingly and the court of such SD or JD shall be deemed to be district court for the purpose of all appeals so preferred। अगर कोई अपील्स अगर गई हैं SD और JD के पास तो क्या माना जाएगा उसको, एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दैट अपील्स। ऑलराइट 40 कहता है डिस्ट्रिक्ट जज में ट्रांसफर एनी अपील। भाई पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ अपील किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट जज की। कौन कौन सी जजेस के लिए, SD और JD के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है ट्रांसफर करने की अपील्स को। कौन सी अपील्स, पेंडिंग फॉर हिम फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ सिविल जज SD और JD टू एनी अदर्स SD और JD। मतलब एक SD या JD की जो अपील, मान लीजिए JD की अपील है, आप किसी और SD को भी दे सकते हो। अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ देम। ठीक है, अब जैसे ट्रांसफर कर दिया ऐसे विड्रॉ भी कर सकते हैं अपील को। सो ट्रांसफर्ड, फिर अपील ट्रांसफर्ड शैल बी डिस्पोज सब्जेक्ट टू रूल्स एप्लीकेबल टू लाइक अपील्स व्हेन डिस्पोज ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट जज। तो रूल्स कौन से लगेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट जज अगर करता अपील को डिस्पोज ऑफ तो ऐसे ही रूल्स लगेंगे, सेम रूल्स रहेंगे। पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू सच जनरल और स्पेशल ऑर्डर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इशूड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। तो पावर कन्फर करने की किसके पास पावर है, हाई कोर्ट के पास। ऑलराइट, अब सेकंड अपील आ गई 41 में। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि सेकंड अपील कौन से सेक्शन में है, 41 में। एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट और एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। कौन सी है, डिसीजन बीइंग कॉन्ट्रैरी टू लॉ, सम कस्टम यूसेज हैविंग इन फोर्स ऑफ लॉ, decision having failed to determine some material issues of law, custom usage having the force of law, substantial error or defect in the procedure provided by CPC or any other law। कहने का मतलब क्या है, injustice हुआ है parties के साथ। Question relating to existence or validity of a custom or usage shall be deemed to be question of law। ठीक है ना, तो custom और usage की जो validity है that would be a question of law। question of law कौन decide करता है, high court। An appeal may lie under the section from an appellate decree passed ex parte करिए तो जा सकते हैं। अब लिखा no second appeal shall lie except the orders mentioned in 41। all right, no second appeal except 41। फिर है no second appeal shall lie in suit to the nature cognizable by court of small causes। मतलब when the amount of value of the subject matter of the original suit does not exceed 5,000 rupees। ठीक है, और ये 5,000 कौन से अमेंडमेंट से आया ही है, ये 1978 में चेंज कर दिया गया था। पहले 500 था, फिर 2,000 किया, फिर 3,000 किया, 5,000 कर दिया, तो अभी 5,000 ही है। ठीक है, 43 को डिलीट कर दिया गया। 44 क्या कहता है देखिए, हाई कोर्ट में कॉल रिकॉर्ड ऑफ एनी केस। मतलब हाई कोर्ट रिकॉर्ड मंगवा सकता है अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से। एंड इफ सच सबॉर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स टू हैव एक्सरसाइज जुडिक्शन नॉट वेस्टेड इट बाय लॉ टू फेड एक्सरसाइज जुडिक्शन सो वेस्टेड टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट। तो हाई कोर्ट उस पर भी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, तो रिवीजन कहाँ पर है, सेक्शन 44 में, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा रिवीजन कहाँ पर है। अब 44A, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील अंडर सेक्शन 41 शैल बी 90 डेज। मतलब अगर सेकंड अपील है आपकी तो 90 डेज के अंदर करनी है आपने, फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री अपील्ड अगेंस्ट। ठीक है ना, जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जो डिक्री आई है वहाँ से 90 दिन। In computing this period in all respect not herein specified, the limitation of an appeal under section shall be deemed to be governed by the provision of Indian Limitation Act। 1908 नहीं है, 1963 हो गया है, देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, see now। ओके, सप्लीमेंटल प्रोविजंस चैप्टर 5 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एनी पावर दैट मे बी कन्फर्ड बाय हाई कोर्ट ऑन एनी पर्सन अंडर दिस पार्ट मे be conferred on such person either by name or by virtue of office whenever any person holding an office in service of government who has been invested with any power under this part throughout any local area is transferred posted to a subsequent time to equal or higher office of same nature within the like local area, he shall unless the high court otherwise directs exercise the same power in the local area to which he is so transferred। जब तक कि हाई कोर्ट नहीं कहेगा भाई हाँ आप जो है दूसरे जुडिक्शन में जा रहे हो, वहाँ पर आपका जुडिक्शन दूसरा रहेगा, या फिर तो जहाँ आप जा रहे हैं जिस कोर्ट में भेजा गया है उस कोर्ट की जो पावर है आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना, जब तक कि हाई कोर्ट आपको बोलता नहीं कि भाई आप दूसरी कोई पावर जो है उसको एक्सरसाइज कर लो।
46A क्या कहता है? हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। रूल मेकिंग पावर किसके पास हो गई? हाई कोर्ट के पास। डिक्लेयरिंग व्हाट पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज पिटीशन राइटर इन द कोर्ट, रेगुलेटिंग इशू ऑफ लाइसेंस टू सच पर्सन, डिटरमाइनिंग अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेज ऑफ सच रूल शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? Regulating issues of license to such person, conduct of business by them, scale of fees to be charged by them, determining authority by which breaches of such rules shall be investigated। जो रूल बनाए उनको किसने तोड़ा है तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कौन होगा? कौन डिसाइड करेगा सब? ये हाई कोर्ट। 47 कह रहा है सब्जेक्ट टू सच नॉन ऑर्डर में मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट द हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डेज ऑब्जर्व इन ईच ईयर, हॉलीडे इन सिविल कोर्ट। ठीक है, तो अगर हॉलीडे डिक्लेयर करनी है कौन करेगा? हाई कोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, सिविल कोर्ट में छुट्टी होएगी तो कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा भी हाँ आज छुट्टी मनाई जाएगी। 47 ए नोट रेलिवेंट फॉर अस, 48 डिलीटेड, नॉट इम्पोर्टेंट। अब डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है? जो 215 ऑफ पंजाब एंड क्लोजेस एक्ट में होगी वही माना जाएगा। और देखिए अगर मान लीजिए पूछ ले डीजे की डेफिनेशन कहाँ है तो सेक्शन 50 में ही मानी जाएगी। तो सेक्शन 50 में दी हुई है, शैल मीन जज ऑफ ए प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन बट शैल नॉट इंक्लूड दी हाई कोर्ट। ठीक है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है बट नॉट हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। ओके, नॉट इम्पोर्टेंट। ये है स्केड्यूल, नॉट रेलिवेंट टू अस एनी मोर। ये 19 की अमेंडमेंट है, ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि वहाँ पर देखिए जो कैडर था ये सब हटा दिया गया, सिर्फ सीधा क्या कर दिया? सिविल जज, सीनियर डिवीज़न एंड जूनियर डिवीज़न। ठीक, जज एंड जजेस, दैट्स इट। और यहाँ पे 4 कोर्ट कर दी, डीजे, एडीजे, CJSD, CJJD। सो फ्रेंड्स यहाँ हमने जो है पंजाब कोर्ट्स एक्ट हरियाणा अमेंडमेंट को पूरा पढ़ लिया है, कुछ समझ लिया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी बता सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर द कमेंट्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पंजाब कस्टमरी लॉ, जो कि हरियाणा जुडिशरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।